गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम वैगनर्स अर्थिंग डिवाइस को कवर करेंगे, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैगनर्स अर्थिंग डिवाइस की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम एसी ब्रिजेस का यूज़ करके कैपेसिटेंस का मेज़रमेंट करते हैं या इंडक्टेंस का मेज़रमेंट करते हैं, तब हमको एसी ब्रिजेस में बैलेंस ब्रिज की कंडीशन ऑब्टेन करनी पड़ती है। लेकिन कुछ कॉजेस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जिनके कारण एग्जैक्ट बैलेंस नहीं मिल पाता, कुछ ना कुछ बैलेंस में कमी रहती है। तो उसका जो रीज़न है, एग्जैक्ट बैलेंस नहीं मिल पाने के कारण हमारे एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। अगर हम ब्रिज का यूज़ करते हैं किसी भी क्वांटिटी के मेज़रमेंट के लिए, लाइक इंडक्टेंस या कैपेसिटेंस, तो उसके मेज़रमेंट में जब बैलेंस ब्रिज एग्जैक्ट नहीं मिलता तब एरर्स क्रिएट होते हैं, एरर्स इंट्रोड्यूस होते हैं। उन एरर्स को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला जो एरर होता है वो होता है स्ट्रे कंडक्टेंस इफ़ेक्ट के कारण। स्ट्रे मतलब एक्सटर्नल अनडिज़ायर्ड चीज़ें जिसके कारण हमारा जो ब्रिज के जो कंपोनेंट्स हैं वो कंडक्ट कर जाते हैं। ऐसे बाहरी एलिमेंट, एक्सटर्नल एलिमेंट जिनसे कांटेक्ट में होने की वजह से हमारे ब्रिज के जो पैरामीटर्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंडक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण स्ट्रे कंडक्टेंस इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस होता है। ये मेनली इम्परफेक्ट इंसुलेशन की वजह से होता है। दूसरा जो फैक्टर है जिसके कारण एरर इंट्रोड्यूस होता है वो है म्यूचुअल इंडक्टेंस इफ़ेक्ट्स। आपको पता ही है कि ब्रिज में 4 आर्म होते हैं और सभी आर्म में कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये चारों जो आर्म हैं उनके बीच के जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें जो कनेक्टेड हैं कंपोनेंट्स, उनके बीच में भी मैग्नेटिक कपलिंग होती है, जिसके कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होता है। और इस म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण ये जो हमारा ब्रिज का बैलेंस है उसको अफेक्ट करता है। इसलिए भी हमको बैलेंस ब्रिज की कंडीशन जल्दी नहीं मिल पाती और एरर हमारे मेज़रमेंट में इंट्रोड्यूस हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्ट्रे कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट्स। स्ट्रे कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट का मतलब ये है कि अगर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो अगर अदर कंपोनेंट्स से कंपैरिजन में अलग पोटेंशियल पर होते हैं, उन सब का पोटेंशियल अगर अलग अलग होता है, तो उनके और अर्थ के बीच में जो कैपेसिटेंस होता है उसकी वैल्यू भी अलग अलग होती है। मान लीजिए ये मेरा पहले आर्म का कैपेसिटर है और ये मेरा दूसरे आर्म का कैपेसिटर है। इस आर्म में कैपेसिटर जिस पॉइंट से कनेक्टेड है, मान लो ए पॉइंट, ये एक पॉइंट हो गया और एक ये पॉइंट हो गया, इसको बोल देते हैं अर्थ पॉइंट या जहाँ पे डिटेक्टर कनेक्टेड रहता है। ये मेरा कैपेसिटेंस है, ये कहाँ से कनेक्टेड है? ए पॉइंट से कनेक्टेड है और इधर किस पॉइंट से कनेक्टेड है? बी पॉइंट से कनेक्टेड है। अब अगर इन दोनों के बीच के जो पोटेंशियल्स हैं, ए पोटेंशियल तो सेम होगा लेकिन ये दोनों पोटेंशियल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो इन दो पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है दोनों की, वो हमेशा सेम नहीं होती, अलग अलग हो जाती है। इसकी वजह से स्ट्रे कैपेसिटेंस इफ़ेक्ट आता है, बाहरी कैपेसिटेंस का इफ़ेक्ट आता है। साथ में जो हमारे 4 पॉइंट्स होते हैं ब्रिज में, चारों आर्म के, इसका अर्थ के साथ में, मान लो यहाँ पे हम एक अर्थ ले लेते हैं इस तरीके से, तो अर्थ के साथ में भी कुछ कैपेसिटेंस यहाँ पे डेवलप होता है इस तरीके से। तो ये जो कैपेसिटेंस है ये भी ब्रिज के बैलेंस को इफ़ेक्ट करता है। तो मेनली जो हमारा वैगनर अर्थिंग डिवाइस है ये इसी तरह के कैपेसिटेंस को रिमूव करता है या इसके इफ़ेक्ट को एलिमिनेट करता है। इसलिए वैगनर अर्थिंग डिवाइस इम्पॉर्टेंट है। साथ में कभी कभी कुछ हमारे ऐसे रेजिस्टेंस हो जाते हैं जो कंपोनेंट एज ए कंपोनेंट ब्रिज में कनेक्ट होते हैं, जिनके कारण कुछ उसमें रेजिडुअल होने के कारण क्या होता है कि कुछ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आ जाता है। जैसे कि हमारा एक रजिस्टर मान लेते हैं, इसके साथ कुछ इंडक्टर भी हो सकता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस भी हो सकता है।
या इसके शंट में अर्थ के साथ क्या हो सकता है, कुछ कैपेसिटेंस हो सकता है स्मॉल अमाउंट। तो ये जो कैपेसिटेंस और ये इंडक्टेंस जो आ रहे हैं स्मॉल अमाउंट में, ये इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा अर्थ जो ब्रिज का जो बैलेंस है वो डेविएट हो जाता है, प्रॉपर नहीं मिल पाता। तो ये 4 मेन रीजंस हैं एरर आने के। अब चलिए देख लेते हैं वैगनर अर्थिंग डिवाइस में हमने क्या किया है। वैगनर अर्थिंग डिवाइस का यूज़ जो है वो है कि वैगनर अर्थिंग आर्म या डिवाइस रिमूव्स ऑल द अर्थ कैपेसिटेंसेस फ्रॉम द ब्रिज नेटवर्क। वैगनर अर्थिंग आर्म या वैगनर अर्थिंग डिवाइस अर्थ कैपेसिटेंसेस को ब्रिज नेटवर्क से एलिमिनेट करता है या हटा देता है। तो यहाँ पर हम वैगनर अर्थिंग ब्रिज का ये डायग्राम हम अच्छे से देख लेते हैं। इसमें हमने चारों आर्म पर इम्पीडेंसेस कनेक्ट किए हैं, जिसमें से Z2 और Z4 ये दोनों वेरिएबल इम्पीडेंसेस हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो हमने Z5 और Z6 इम्पीडेंस कनेक्ट किया है, ये दोनों इम्पीडेंस अर्थ टर्मिनल और A टर्मिनल के बीच में Z5, अर्थ टर्मिनल और C पॉइंट के बीच में Z6। तो Z5 और Z6 भी क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल इम्पीडेंसेस होते हैं। ये इसके अंदर रेजिस्टेंसेस और कैपेसिटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ये वेरिएबल होते हैं, जैसे कि हम रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस ऐसे रखते हैं जिनको हम वेरी कर सकें, जिससे इम्पीडेंस की वैल्यू वेरी होती है। इसको हम वैगनर अर्थ ब्रांच कहते हैं। ये जो ब्रांच है पॉइंट A और E के बीच में जो Z5 कनेक्टेड है और पॉइंट E और पॉइंट C के बीच में जो Z6 कनेक्टेड है, ये दोनों ही हमारे क्या कहलाते हैं, वैगनर अर्थ आर्म या वैगनर अर्थ ब्रांच कहलाते हैं। इसी का मेन रोल है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होता है कि Z1, Z2 और साथ में आपका Z5, Z6 एक क्या क्रिएट कर सकते हैं, ब्रिज को क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा Z2, Z4, Z6 और Z5 भी एक ब्रिज को क्रिएट कर सकते हैं। तो 2 यहाँ पे ब्रिज बन जाते हैं। और जो हमारा डिटेक्टर है, या यूँ कहें AC ब्रिजेस में हम हेडफोन्स यूज़ करते हैं, तो या डिटेक्टर बोलें या हेडफोन एक ही बात है। तो ये जो है हमारा B पॉइंट और एक यहाँ पे S स्विच से कनेक्ट होता है। अब ये जो स्विच है ये या तो D से कनेक्ट हो सकता है या फिर अर्थ E से कनेक्ट हो सकता है। स्विच का कनेक्शन 2 तरीके से हो सकता है, या तो D से हो सकता है या फिर E से हो सकता है। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि ये जो D से कनेक्टेड नहीं है, ये जो लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, ये D से यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे वो ओपन है। और S स्विच के थ्रू या तो ये D से कनेक्ट होगी या तो फिर E से कनेक्ट होगी। अब हम करते क्या है, सबसे जो पहला स्टेप है उसमें क्या करते हैं, जो स्विच का जो कनेक्शन है उसको D से बना देते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो डिटेक्टर है वो पॉइंट B और पॉइंट D के बीच में कनेक्ट हो जाता है। अब ये कनेक्ट होता है, उसके बाद हम लोग, हमारे पास ब्रिज कौन सा बन जाता है, Z1, Z3, Z2 और Z4। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए Z2 और Z4 इम्पीडेंसेस को वेरी करते हैं, जिसके कारण हमको ब्रिज का बैलेंस मिलता है। लेकिन इस ब्रिज के बैलेंस में पूरा साइलेंस नहीं मिलता, क्योंकि कुछ अर्थ कैपेसिटेंसेस भी यहाँ पे होती हैं, जैसे कि C1 है जो कि पॉइंट A और अर्थ के बीच में है, C2 है जो कि पॉइंट B और अर्थ E के बीच में कनेक्टेड है, C3 है जो पॉइंट C और अर्थ E के बीच में कनेक्टेड है, वैसे ही C4 है जो पॉइंट D और अर्थ के बीच में कनेक्टेड है। तो इन कैपेसिटेंसेस या इन अर्थ कैपेसिटेंसेस की वजह से हमारा एग्जैक्ट ब्रिज बैलेंस नहीं मिल पाता, और मिनिमम एक साउंड मिलने पर हम इस स्विच को D से हटा लेते हैं। अब जब D से हम स्विच को हटा लिए, उसके बाद हम क्या करते हैं, स्विच को फिर से E में कनेक्ट कर देते हैं। जब हम स्विच को अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो हमारा जो पॉइंट B है और पॉइंट E है, इसके बीच में हमारा हेडफोन या हमारा डिटेक्टर कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम लोग
Z5 और Z6 को वेरी करके मिनिमम साउंड अटेन करने की कोशिश करते हैं, मतलब ब्रिज को फिर से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। फिर हमको एक मिनिमम साउंड मिलता है, उसके बाद फिर से इस स्विच के पॉइंट्स को D से मिला देते हैं और फिर से हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इस बार Z2 और Z4 को वेरी करते हैं, फिर वो पुराना रिपीट करते हैं प्रोसेस, फिर S स्विच को E से मिलाते हैं और फिर से बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार Z5 और Z6 को वेरी करते हैं। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को बार बार हम 2 से 3 बार रिपीट करते हैं और उसके बाद जब लास्ट में हम इस S पॉइंट को E से कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पर हमको एक साइलेंस या फिर मिनिमम अटेनेबल साउंड मिलता है। सबसे मिनिमम अटेनेबल साउंड, मतलब कि उससे मिनिमम नहीं मिल सकता ऐसा एक साउंड या तो साइलेंस मिलेगा। उस कंडीशन में हम ब्रिज को हमारा बैलेंस कंडीशन में मानते हैं। तो इस तरीके से होता क्या है कि ऐसा 2-3 बार रिपीट करने से पॉइंट E मतलब अर्थ का पोटेंशियल, पॉइंट B मतलब पॉइंट B का पोटेंशियल और पॉइंट D का पोटेंशियल, ये तीनों पोटेंशियल, तीनों पॉइंट के पोटेंशियल अर्थ पोटेंशियल के बराबर, मतलब कि 0 वोल्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डिटेक्टर में किसी भी तरह का कोई साउंड नहीं आता और वो साइलेंस कंडीशन में होता है। इस तरीके से ब्रिज का बैलेंस प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया कि ये जो तीनों पॉइंट थे इन सब का क्या कर दिया, पोटेंशियल सेम कर दिया, अर्थ के पोटेंशियल के बराबर कर दिया, जिसकी वजह से सेम पोटेंशियल होने की वजह से ये C2 अर्थ कैपेसिटेंस और C4 अर्थ कैपेसिटेंस का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी भी हमारे पास C1 और C3 कैपेसिटेंस है जो ब्रिज के बैलेंस को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन Z5 इम्पीडेंस का चुनाव और Z6 का चुनाव इस तरीके से किया जाता है कि Z5 में भी पर्याप्त रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू हो और Z6 में भी पर्याप्त कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू हो जिससे हमारा ये कैपेसिटर C है, C1 और C3, इसका जो इफ़ेक्ट है वो नलीफाई किया जा सके। इस तरीके से हमारा वैगनर अर्थिंग डिवाइस काम करता है और इसमें इस तरीके से अर्थ कैपेसिटेंसेस को रिमूव कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आपको यहाँ पर एक पोल बटन मिलेगा, आई बटन पर जाएंगे आप, एक आपको यहाँ पे पोल क्वेश्चन खुलेगा, उसमें आपको बस ये बताना है कि आपको ये टॉपिक समझ आया तो यस कर दीजिए और नहीं आया तो नो पर टिक कर दीजिए। बस इतना सा करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। इस वीडियो में हम एक और टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो कि है ओवेन्स ब्रिज। हमेशा इसको छोड़ दिया जाता है लेकिन ओवेन्स ब्रिज भी बहुत काम का है। कई बार सिर्फ इसके ब्रिज का जो डायग्राम है उसको पूछ करके भी क्वेश्चन बना दिया जाता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देख लेते हैं इसका मेनली जो यूज़ है ओवेन्स ब्रिज का, ये होता है मेज़रमेंट ऑफ इंडक्टेंस के लिए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस, मतलब जो इंडक्टेंस का इसमें फॉर्मूला निकलेगा उसमें कैपेसिटेंस का टर्म होगा। इस तरीके से जो हमारा मेज़रमेंट होता है इंडक्टेंस का वो कैपेसिटेंस के फॉर्म में होता है और उसको हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से जो कि इस ओवेन ब्रिज के द्वारा प्राप्त किया जाता है। L1 इज इक्वल टू R2R3 इंटू C4। यहाँ पर जो C4 है वो स्टैंडर्ड फिक्स्ड कैपेसिटेंस है जिसके फॉर्म में हमको L1 की वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से इसका जो एक एप्लीकेशन होता है ओवेन्स ब्रिज का वो ये होता है कि ये मेज़रमेंट ऑफ इंडक्टेंस करता है लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस। ऑल्सो फॉर मेज़रमेंट ऑफ इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस, मतलब कि ये इंक्रीमेंटल इंडक्टेंस के मेजरमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। चलिए अब देख लेते हैं इसके सर्किट को। इसके सर्किट में कुछ स्पेशल तो है नहीं, लेकिन देखिए एक जो ब्रांच है इसमें क्या होता है R1 और L1 की वैल्यू होती है। यहाँ पे जो L1 है वो अननोन सेल्फ इंडक्टेंस है और R1 उस इंडक्टर का रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो हमारा ब्रांच 2 है, मतलब कि ब्रांच AD है, इसमें हमारे पास R2 और C2 है और दोनों ही वेरिएबल हैं। R2 रेजिस्टेंस और C2 रेजिस्टेंस दोनों ही स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है और वेरिएबल रजिस्टर्स हैं। उसके बाद जो हमारा आर्म 3 है ये है R3 सिंगल रजिस्टर है जो कि फिक्स्ड रजिस्टर है। और एक और लास्ट ब्रांच है R4, इसमें है लास्ट ब्रांच है
हमारा BD, जिसमें कि हमारा एक स्टैंडर्ड फिक्स्ड वैल्यू कैपेसिटर कनेक्टेड है। इसको हमने सप्लाई दी हुई है वोल्टेज सोर्स से, AC वोल्टेज सोर्स से, वो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और B और D के बीच में हमने एक डिटेक्टर कनेक्ट कर दिया है। अब जब हम ब्रिज बैलेंस की कंडीशन को इक्वेट करते हैं Z1 इंटू Z4 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z3, फिर हम Z1 और Z4 की वैल्यू रखते हैं, क्योंकि Z1 में R1 और L1 है, इसलिए R1 प्लस j ओमेगा L1 इम्पीडेंस हो जाता है, और Z4 में C4 है, सिर्फ एक कैपेसिटर है, जिसकी वजह से 1 बाई j ओमेगा C4 इसका इम्पीडेंस हो जाता है। वैसे ही Z2 और Z3 में भी हम लिख सकते हैं R2 प्लस 1 बाई j ओमेगा C2, जो कि Z2 मतलब कि सेकेंड आर्म का इम्पीडेंस है, और Z3 R3 हो जाता है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने क्या किया है, j ओमेगा C2 को यहाँ ले लिया है और इसने मल्टीप्लाई कर दिया है, और j ओमेगा C4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको इस तरीके का इक्वेशन मिलता है, और फिर फर्दर सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन प्राप्त होता है। इसमें रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को मैंने इक्वेट किया है। तो मैंने जब रियल पार्ट को इक्वेट किया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर L1 C2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर R2 R3 C2 C4 मिला। इसको जब मैं इक्वेट किया और सॉल्व किया तो मैं L1 की वैल्यू मुझे मिली R2 R3 इंटू C4, और इसका यूनिट होता है हेनरी में। इसके बाद जब हमने इमेजनरी पार्ट को इक्वेट किया तो हमको मिला ओमेगा R1 C2 इज इक्वल टू ओमेगा R3 C4, और यहाँ से जब मैंने अननोन R1 की वैल्यू निकाली तो मुझे मिला C4 बाई C2 इंटू R3। इस तरीके से हमको L1 और R1 की वैल्यूज़ मिल जाती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए तो ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं, लेकिन जब कंपटीशन एग्ज़ाम की बात आती है तो किस तरीके से ओवेंस ब्रिज में क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। आपने ये देख लिया L1 इज इक्वल टू R2 R3 C4 है, ठीक है, ये अच्छे से आप देख लीजिए। L1 क्या है, R2 R3 C4। अब क्या करेगा क्वेश्चन में, आपको ये ब्रिज का डायग्राम दे देगा, ठीक है, और क्या करेगा, जो L1 है उसको ऐसे ही रहने देगा और बाकी इनकी वैल्यूज़ को बदल देगा, ठीक है। इसको क्या बोल देगा, R3 को R4 लिख देगा, और C3 को लिख देगा, C4 को लिख देगा C3, और R2 को लिख देगा R, इसको लिख देगा मान लो R5 लिख देगा मान लो, ठीक है, कोई अदर वैल्यू ले लेते हैं, R5 लिख देगा। अब ये पूछेगा कि L1 की वैल्यू क्या है, ऑप्शन में बहुत सारे लिखे होंगे, आपको उसको समझना पड़ेगा। तो आप जो यहाँ पे जो मैं आपको नीचे बताया उसमें फॉर्मूला में क्या था, L1 इज इक्वल टू R2 R3 इंटू C4 था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपको L1 निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, R2। तो जो वेरिएबल जो दिखेगा डायग्राम में, क्वेश्चन में जो SSC में पूछ सकता है, तो वहाँ पे मान लो R5 है तो आप क्या लिखेंगे, R5 लिखेंगे, ठीक है। अब R3 इधर क्या है, R4 कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, R4, और फिर C4 की जगह क्या कनेक्ट है, C3, तो C3। तो आपका जो इक्वेशन है, जो आपका फॉर्मूला है L1 का, वो ये बन जाएगा R5 R4 C3 बन जाएगा। लेकिन एक्चुअल में आपने क्या पढ़ा था, अभी ये पढ़ा था इक्वेशन में। क्यों, एग्ज़ाम में क्या करेगा, इसको घुमा देता है, ये सब टर्म्स को घुमा देगा, 1 2 3 4 में आपको कंफ्यूज करेगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में आप क्या करिए, इतना दिमाग में तो सब फॉर्मूले सब ब्रिज नहीं रख सकते, तो आप इस चीज़ को सीख जाइए, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3, और इसकी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल के फटफट लिखिए और सीधा जमा दीजिए और इक्वेट कर दीजिए रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट में। इसीलिए मैं अपने सारे वीडियोज़ में आपको ये डेरिवेशन समझाता हूँ। अगर ये डेरिवेशन आपको करना आ गया तो एग्ज़ाम में आपके लिए 30 सेकेंड सफिशिएंट है इस तरीके का डेरिवेशन करके, और एग्ज़ाम में सीधा सीधा आंसर निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले आप याद नहीं रख सकते। तो इस तरीके का मेथड आप यूज़ करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करिए, ये डिराइव करने की, और ये कोशिश करिए कि आपको ये ऐसा याद रहे कि कौन सा ब्रिज है, ओवेंस ब्रिज है कि कौन सा ब्रिज है, वेन्स ब्रिज है तो क्या रहता है, इस तरह से इसको रिमेंबर करने का कोशिश करिए। क्योंकि कई बार ऐसा कुछ ब्रिज दे देता है और पूछ देता है एग्ज़ाम में कि ये कौन सा ब्रिज है, ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं। तो ये भी SSC का आने वाला क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा SSC में पूछा नहीं है, लेकिन अभी पूछ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में ये क्या करता है SSC वाला, IAS के क्वेश्चंस को लेता है। तो IAS के क्वेश्चन लेगा तो IAS में जो क्वेश्चन आए हैं जो थोड़े सरल हैं AC ब्रिज के, वो सब,
और ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और इनसे मैं कुछ यूनिक क्वेश्चन भी बनाता हूँ, वो सब ऑनलाइन टेस्ट में डालता हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट भी अगर आप देते हो तो आपको बहुत सारे नए क्वेश्चंस पता चलेंगे जो दूसरी किसी जगह से आपको पता नहीं चल सकते। तो ऑनलाइन टेस्ट भी आपको देना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वैगनर अर्थिंग डिवाइस से। ये पूछा जा चुका है लेकिन अभी तक एसएससी में नहीं आया है, तो ये एसएससी में आ सकता है। वैगनर्स अर्थिंग डिवाइस इज़ यूज्ड इन एसी ब्रिज फॉर। वैगनर अर्थिंग डिवाइस का यूज़ एसी ब्रिज में क्यों किया जाता है? पहला जो ऑप्शन है आपका शील्डिंग द ब्रिज एलिमेंट, तो ऐसा तो नहीं है, अभी तो पढ़ा नहीं है ऐसा कुछ। सेकंड, एलिमिनेटिंग द स्ट्रे अर्थ कैपेसिटेंसेस, तो ये भी नहीं है। वो डायरेक्ट क्या करता है, या तो अर्थ कैपेसिटेंस बोलो या तो सिर्फ स्ट्रे कैपेसिटेंस बोलो, मिलाओ मत, है ना। स्ट्रे ऑफ अर्थ कैपेसिटेंस का क्या मतलब है? अर्थ कैपेसिटेंस की स्ट्रे को थोड़ी हटाता है ना। ब्रिज के जो स्ट्रे कैपेसिटेंसेस होते हैं उसको कम करता है, उसको एलिमिनेट करता है। अर्थ कैपेसिटेंस की स्ट्रे को नहीं हटाता ये, है ना। तो ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है। फिर थर्ड ऑप्शन है एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंसेस, दैट इज़ गुड, ये करेक्ट है। एलिमिनेट करता है इफेक्ट को जो कि अर्थ कैपेसिटेंसेस की वजह से क्रिएट हुए हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन है एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ इंटर कंपोनेंट कैपेसिटेंस, तो ये नहीं करता, ये इंटर कंपोनेंट का काम नहीं करता। वैगनर्स अर्थिंग डिवाइस है, पहले ही लिखा हुआ है। तो वैगनर्स अर्थ डिवाइस में क्या होगा कि अर्थ कैपेसिटेंस को ये एलिमिनेट करेगा, जिसका आंसर हो गया सी, एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ अर्थ कैपेसिटेंसेस। अब एक और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, ये भी आपका एसएससी जेईई के लिए पॉसिबल क्वेश्चन है, 100% पॉसिबल क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि अ कॉइल इज ट्यून्ड टू रेजोनेंस, एक कॉइल है जिसकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून किया जाता है 500 किलोहर्ट्ज़ पर। इसके कारण इसका जो रेजोनेंस हमको मिलता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो रेजोनेटिंग कैपेसिटर है उसकी वैल्यू रहती है 36 पिकोफैरेड। देखो इस क्वेश्चन को ना बस आप डेटा समझो, और ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सीधे सीधे बना देना। मैं आपको एकदम शॉर्ट फार्मूला दूंगा, फटाफट आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जो है ना आ सकते हैं। इसका कंसेप्ट मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन ये क्वेश्चन देख के आप सॉल्व ज़रूर कर सकते हो। तो थोड़ा सा इसको रिमेंबर करो, आगे आने वाले टॉपिक्स में इसको मैं लूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको देखो, क्योंकि एसी ब्रिज में पूछा गया है एसएससी में, और ये आ सकता है एसएससी जेईई में, ठीक है, कमिंग है ये, ठीक है। अ कॉइल इज़ ट्यून्ड टू रेजोनेंस एट 500 किलोहर्ट्ज़, एक कॉइल को ट्यून किया जाता है रेजोनेंस पर एट 500 किलोहर्ट्ज़ पे, ठीक है। विथ अ रेजोनेटिंग कैपेसिटर, उसमें एक रेजोनेटिंग कैपेसिटर होता है। मान लो एक इंडक्टर है ये इस तरीके से, इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगा दिए, तो ये क्या बन गया, एल और सी बन गया। अब इसको क्या किया जा रहा है, ठीक है, ट्यून किया जा रहा है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो जब किया गया 500 किलोहर्ट्ज़ आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए और आपने इसको ट्यून किया, तो कैपेसिटर की जो वैल्यू मिली हमको वो मिली है 36 पिकोफैरेड, ठीक है। और फिर दोबारा जब हमने इसको 250 किलोहर्ट्ज़ पर ट्यून किया, एट 250 किलोहर्ट्ज़ द रेजोनेंस इज ऑब्टेन्ड विथ अ रेजोनेटिंग कैपेसिटर ऑफ 160 पिकोफैरेड। मतलब सेकेंड टाइम पे जो हमको ऑब्टेन हुआ वो हुआ 160 पिकोफैरेड। सेकेंड में जो हमको ऑब्टेन हुआ वो हो गया 160 पिकोफैरेड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज़ द सेल्फ कैपेसिटेंस, व्हाट इज़ द सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ द कॉइल, कॉइल का सेल्फ कैपेसिटेंस क्या होगा। तो मैं बस आपको जो बोल रहा हूँ उसको याद रखना और उससे सॉल्व कर लेना, ठीक है। वैसे तो ये जो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला यहाँ पे मैंने दिया है, ठीक है, F इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट L ब्रैकेट में C प्लस CS। तो यहाँ पे जो CS है ये आपका सेल्फ कैपेसिटेंस होता है, और जो C है वो यहाँ पे जो वैल्यू दी है रेजोनेटिंग कैपेसिटर की वो है, और F की वैल्यू 500 किलोहर्ट्ज़ ऐसा। तो दो वैल्यूज़ दी हुई है, वो दोनों निकल जाएगी, LL कैंसिल हो जाएगा, दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपको कुछ एक फार्मूला मिलता है। तो वो फार्मूला मैंने यहाँ पे सीधे लिख दिया, उसका डेरिवेशन नहीं किया। तो ये फार्मूला है CD, ये CD का ही मतलब है आपका क्या, सेल्फ कैपेसिटेंस। ये मान लो आप CD क्या है, हमने एज्यूम किया है सेल्फ कैपेसिटेंस है, ठीक है। इसका जो फार्मूला बनता है C1 माइनस 4C2/3, ये इसी जो फ्रीक्वेंसी के फार्मूले से ही ये आता है, ठीक है।
आपको बस ये याद रखना है सी डी इज इक्वल टू C1 माइनस 4C2/3, C1 माइनस 4C2/3। अब इस क्वेश्चन में से हमको क्या चाहिए, C1 की वैल्यू चाहिए और C2 की, फिर हमारा CD आ जाएगा जो कि सेल्फ कैपेसिटेंस है। तो C1 और C2 की वैल्यू को पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो जो कम फ्रीक्वेंसी रहेगी ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में, वो पहले मिलेगी वो वाली फ्रीक्वेंसी। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी आपकी C1, जिसकी वैल्यू क्या है 160 पिकोफैरेड। और जो दूसरा फ्रीक्वेंसी, जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, उसका जो कैपेसिटर होगा वो होगा C2। तो आपको C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे बताइए। C1 की वैल्यू मिल गई 160 पिकोफैरेड और C2 की वैल्यू आपको मिल जाती है यहाँ पे, क्या मिल रही है C2 की वैल्यू 36 पिकोफैरेड। ये जो 36 पिकोफैरेड और 160 पिकोफैरेड, ठीक है। समझ में आई बात। C1 किसको लेना है, C2 किसको लेना है। C1 उसको लेना है जिसमें फ्रीक्वेंसी कम है और C2 उसको लेना है जिसमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और आपको ये फार्मूला यूज़ करना है C1 माइनस 4C2 डिवाइड बाई 3। तो C1 माइनस 4C2 डिवाइड बाई 3 जब आप यूज़ करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा, ठीक है, उस आंसर को आपको यहाँ पे पोल मिलेगा यहाँ पे आई बटन पर। तो उस पोल को आप क्लिक करेंगे, ठीक है, आई बटन को क्लिक करेंगे तो पोल खुलेगा, उसमें 2 आंसर दिए होंगे, ठीक है। तो आपको वो चूज़ करना है कि आपको वो आंसर मिला, कौन सा आंसर आपको यहाँ पे मिला, उसको आपको यहाँ पे टिक कर देना है, बस उतने में आपका काम ख़त्म। आपको आंसर मिल गया। साथ में आप कमेंट में भी आंसर डाल सकते हो, जिसमें आप सेल्फ कैपेसिटेंस CS इज इक्वल टू आप लिख सकते हो जो भी आपकी वैल्यू आपको इसको सॉल्व करने से मिली है। तो मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आपको याद रहेगा, क्योंकि अपकमिंग पॉसिबल क्वेश्चन है। और कुछ वीडियो के बाद कुछ कमेंट जब आ जाएंगे तो मैं ऑटोमेटिकली एक आंसर डाल दूंगा उसमें, जो कि एग्जैक्ट आंसर, या कोई सही आंसर देगा तो उसमें करेक्ट आंसर दे दूंगा, मैं लाइक कर दूंगा उसके कमेंट को। इस तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा और वहाँ से आप जा कर के अपना फ्री ऑनलाइन टेस्ट का रजिस्ट्रेशन करिए और ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं इस वीडियो लेक्चर का, ठीक है। उसका नाम होगा मेज़रमेंट 24 नाम का टेस्ट होगा, ये आप दे सकते हैं उसमें, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और टेस्ट ज़रूर दीजिए, इससे आपका डेवलपमेंट होगा, ठीक है। और लाइक कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच।